बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज 8 सितंबर है और आज के दिन को पाक बहरिया के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद पाकिस्तान नेवी के किरदार को सराहना है, पाकिस्तान नेवी के किरदार को उजागर करना है, इसके हवाले से लोगों में आगाही डेवलप करना है और खराज तहसीन पेश करना है पाक बहरिया के तमाम जवानों को जो कि अपना किरदार अदा करते हैं इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ को, इस मुल्क के दिफा को, इस मुल्क की तरक्की को आगे ले जाने में। तो जी, आज हम भी ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं पाक बहरिया के जवानों को और हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं पाक बहरिया का ये दिन। आज के दिन हम बात करने जा रहे हैं पाक बहरिया के किरदार के हवाले से, कुछ माजी की यादें भी ताज़ा की जाएंगी और जानेंगे कि पाकिस्तान नेवी का क्या किरदार है। हालत जंग की बात हो या हालत अमन की बात हो, किस तरह से पाकिस्तान नेवी जो है वो अपना किरदार अदा करती है। पाकिस्तान नेवी के जो जवान हैं वो किस तरह से एफ़र्ट्स करते हैं, किस तरह से वो जो खामोश पानियों के मुसाफिर हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं इस मुल्क का दिफा जो कि नाकाबिल तस्खीर है उसको यकीनी बनाने में। इनका नारा है हिम्मत का अलम, अल्लाह का करम, मौजों पर कदम। तो ये किस तरह से मौजों पर कदम जमाते हैं और अपने कदम जमाने के साथ साथ मुल्क के दिफा को यकीनी बनाते हैं और सपोर्ट करते हैं हमारी तीनों जो हमारी मुसल्लह अफ़वाज हैं, चाहे हम पाकिस्तान बहरी अफ़वाज की बात करें, बरी अफ़वाज की बात करें, फ़िज़ाई अफ़वाज की बात करें, ये तीनों एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करती हैं जिससे मुल्क का दिफा जो है, पाकिस्तान का दिफा जो है वो मुस्तहकम होता है, मजबूत होता है। तो जी, आज पाक बहरिया का दिन हम मनाने जा रहे हैं, ट्रिब्यूट पेश करेंगे बहरी सरहदों के मुहाफ़िज़ों को और जानेंगे वो किस तरह से किरदार अदा करते हैं। बहरी अफ़वाज जंग की सूरत हाल में किस तरह से एफ़र्ट्स करती है और हालत अमन में इनका किस तरह से किरदार हम देखते हैं। 1965 की जंग के हवाले से भी जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं, आज भी तज़किरा किया जाएगा और जानेंगे कि 1965 में पाक बहरिया का जो किरदार, जो एक स्ट्रॉन्ग इमेज हमारे सामने आता है, उसमें कितनी एफ़र्ट्स हुई, जवानों ने किस तरह से अपनी खिदमत सर अंजाम दी और ये किरदार हमारे लिए समझना कितना ज़रूरी है, उसके हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे। हम देखते हैं कि हालत अमन की जब हम बात करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ रिलीफ़ ऑपरेशंस में भी पाकिस्तान नेवी का जो किरदार है वो उजागर होता हमें दिखाई देता है। उस किरदार को समझना कितना ज़रूरी है। सबमरीन सर्विस फ़ोर्स किस तरह से जो है वो अपना किरदार अदा करती है, इस इम्पोर्टेंस को जानेंगे और CPAC में किस तरह से किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान नेवी, इस किरदार को भी समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हम पाकिस्तान नेवी को और पाक बहरिया के जवानों को, उनकी खिदमत पर, उनकी तमाम तर एफ़र्ट्स पर और जानेंगे कि किस तरह से हम जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान नेवी को। तो जी, नौजवानों के हवाले से भी बात होगी, जैसे कि हम बात करते हैं कि वो नौजवान जो पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो वालिदैन जिनकी ये ख्वाहिश है कि उनके बच्चे इस मुल्क को, कौम को सर्व करें, इस मुल्क का नाम रोशन करने में किरदार अदा करें और पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करें, तो वो किस तरह से एफ़र्ट्स कर सकते हैं, उन्होंने क्या प्रिपरेशंस करनी है। सिर्फ ख्वाहिश नहीं करनी बल्कि कुछ एफ़र्ट्स भी करनी है। वो एफ़र्ट्स क्या होंगी, उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है, बच्चों की ज़हनी सलाहियतों को उजागर करना कितना ज़रूरी है और इसके लिए कितनी एफ़र्ट्स करेंगे बच्चों के टीचर्स, बच्चों के वालिदैन, इस पर भी हम ज़रूर जानेंगे। कुछ ऑफिसर्स पाकिस्तान नेवी के हमारे साथ मौजूद होंगे आज भी, जिनसे हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे उनकी ट्रेनिंग्स के हवाले से, उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस के हवाले से, किस तरह से बचपन में उनके दिलों में ये ख्वाहिश उजागर हुई कि वो पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बनेंगे। आया ये ख्वाहिश उनकी अपनी थी, इरादा उनका अपना था, या फिर पेरेंट्स की जानिब से उन्हें कहा गया और उन्होंने अपनी पेरेंट्स की ख्वाहिश को पूरा किया। आज हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे मुल्क और कौम का ये सरमाया है और हमारे मुल्क के दिफा को मुस्तहकम और मजबूत बनाते हैं। तो जी, पाकिस्तान नेवी के किरदार को सराहने के लिए अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और जी, ये भी बता सकते हैं
कि आप क्या ख़यालात और जज्बात रखते हैं पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफ़वाज के हवाले से, चाहे पाक बहरिया के किरदार की बात किया जाए, पाकिस्तान बहरी फ़ौज की बात की जाए या फिर पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की बात की जाए। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के हवाले से भी अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं। वो नौजवान जो चाहते हैं कि पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बने, तो आज उनके पास ये सुनहरी मौका है कि ऑफिसर्स से वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं कि किस तरह से एफर्ट्स करके, किस तरह से प्रिपरेशन करके वो पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बन सकते हैं। आगाज़ में मेहमानों से मुलाकात भी होगी और उनसे गुफ्तगू भी होगी, लेकिन जी उससे पहले मौसम की सूरत हाल जानना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 36, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जी कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 31, मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 26, मिनिमम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 31, मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी मौसम की सूरत हाल आपने जानी और आप जान चुके हैं कि आज 8 सितंबर के हवाले से हम बात करेंगे, यानी कि पाक बहरिया के किरदार को सराहने का दिन है, पाक बहरिया का दिन है। आज समंदरों के मुहाफ़िज़ पाक बहरिया को सलाम पेश करते हैं और इन मुहाफ़िज़ों के हवाले से बात करने के लिए, इनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस जानने के लिए, उनकी ट्रेनिंग्स के हवाले से जानने के लिए आज जो ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ कराते हैं और उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर मोहम्मद वसीम जान, आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके आने का। आज की जो हमारी दूसरी मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कमांडर नाजिश जावेद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नाजिश? बिल्कुल खैरियत से हैं। नाजिश के साथ आज के जो तीसरे मेहमान हैं उनका भी तारुफ कराते हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसीब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसीब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं। सबसे पहले तो आप सबको वेलकम करेंगे और आज के दिन की मुबारकबाद पेश करेंगे। वसीम, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? थैंक यू वेरी मच। मैं तो सबसे पहले सच टीवी का शुक्रिया अदा करूंगा कि पाकिस्तान नेवी डे के मौके पे आप लोगों ने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया। देखिए, जब हम 6 सितंबर या यौम दिफा की बात करते हैं तो ये वो दिन है जब हम अपने उन हीरोज़ को जिन्होंने इस वतन के दिफा की खातिर अपनी जानें कुर्बान की, उन शोहदा को और उन गाजियों को जिन्होंने इस वतन की दिफा में अपना हिस्सा डाला, उनको मनाने का दिन है। बेसिकली जब हम यौम दिफा की बात करते हैं तो 6 सितंबर है जो उसको बरी फ़ौज के नाम किया जाता है, 7 सितंबर जो है वो हवाई फ़ौज के नाम है, बिल्कुल, और 8 सितंबर के जो आज का दिन है वो पाक बहरिया का दिन है। सही। तो ये वो दिन है जब हम पाक बहरिया के जो हमारी हिस्ट्री है उसको हम याद करते हैं और अपने नौजवानों के लिए ये पैगाम है कि पाक बहरिया ने इस मुल्क की खातिर जो कुर्बानियाँ दी हैं उनको ये याद करने का दिन है, बिल्कुल, ताकि वो इससे इंस्पिरेशन ले सकें और अपने आने वाले जो फ्यूचर है उसके लिए अपनी प्लानिंग करें। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम भी पाक बहरिया के किरदार को सराहें और तमाम नौजवानों के ख़दमात को ख़राज तहसीन पेश करें, सलाम पेश करें उन वालिदैन की तरबियत को जो ऐसे जवान जो हैं वो तरबियत देते हैं जो इस मुल्क के दिफा को यकीनी और मुस्तहकम और मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। बहुत अच्छे से जो है वसीम ने आज के दिन के हवाले से बताया। नाजिश, आप हमें क्या बताएंगी आज के दिन को मनाने का मकसद के हवाले से? देखिए, आज का दिन जो है वो कौमी सालमियत, यकजहती और हमारा जो नाकाबिल तस्खीर दिफा है उसको, उसकी एक याद में ये दिन मनाया जाता है। जब हमारे मकार दुश्मन ने हम पर हमला किया तो हमने एक कौम बनकर उसका सामना किया और उसके नाकाबिल जो वो थे अज़ाइम थे जिनकी वो
लेकर आया था कामयाबी के लिए, उसको उसके गरूर को खाक में मिलाया। बिल्कुल। तो इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि हम अपने शहदा और अपने गाजियों की जो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं उनको हम याद रखें, और जो हमारी नई जनरेशन है उसको अपनी तारीख से ये सबक सिखाना चाहिए कि ये कौम किसी भी मुश्किल में, चाहे वो जंगी हालात हों, अमन हो, लेकिन ये हमेशा एक सीसा पलाई हुई दीवार बनकर खड़ी हुई और अपने दुश्मन को कभी भी ये मौका नहीं दिया कि वो हम पर हावी हो सके। तो इट्स अ टाइम टू सेलिब्रेट, एंड आई थिंक ये आज भी और हमेशा जब तक पाकिस्तान रहेगा ये दिन इसी तरह से सेलिब्रेट होता रहेगा। बिल्कुल सेलिब्रेट किया जाएगा। और जिस तरह से नाज़िश आपने कहा कि आज के नौजवान को बताने की, यंग जनरेशन को बताने की बहुत ज़रूरत है कि कितनी कुर्बानियों के बाद हमने ये वतन हासिल किया, और ना सिर्फ उन कुर्बानियों को याद करना है बल्कि उसके बाद भी जब जब ज़रूरत पड़ी ये कौमी क़यादत और अस्करी क़यादत एक पेज पर रही और इन्होंने मुत्तहिद होकर इस मुल्क के दिफा को यकीनी बनाया। बिल्कुल। तो इसके हवाले से नौजवानों के लिए क्या पैगाम है आपका? देखिए, नौजवान इस मुल्क का मुझे बहुत फ़ख्र है कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो शायद हमसे भी ज़्यादा जो है वो इस मुल्क के लिए लॉयल है, इस मुल्क को, क्योंकि वो अपनी हिस्ट्री से ये सबक सीखते हैं। हमें सबसे ज़्यादा सबक जो हासिल होता है पाकिस्तान जिस तरह से लाजवाल कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया, कायदे आज़म के सुनहरी असूलों पर हमें अमल करना चाहिए, और सबसे मेन चीज़ अल्लाह पर आपका कामिल यकीन होना चाहिए। जब आपका फेथ मजबूत होगा तो आप करेज के साथ, कमिटमेंट के साथ जो ड्यूटी आपको दी जाती है या जिसके लिए आपको तायुन किया जाता है जिस काम के लिए, तो वो आप बड़ी खुश असलूबी के साथ सर अंजाम देते हैं। दिफाए पाकिस्तान के लिए मेरा हाल है आज भी जब कोई नगमा या मिली तराना बच्चे सुनते हैं तो वो एक जज्बा जो उनके अंदर पैदा होता है वो शायद किसी और जनरेशन के अंदर हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो जो पैगाम उन नगमों के अंदर या उन अशार के अंदर जो होता है वो आपके इंटरनल फीलिंग्स को इतना गरमा देता है कि आप चाहते हैं कि इस मुल्क के लिए ये जान तो बहुत मामूली चीज़ है, कुछ भी नहीं है। तो हमारा हर बच्चा, हमारा हर शहरी जो है वो इस जज्बे से मेरा हाल है भरपूर उसके अंदर ये है, और वो इसको अभी भी कायम रखेंगे और हमेशा आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह कायम रखेंगे। हसीब, जैसे नौजवानों के हवाले से बात हो रही है तो कितना ज़रूरी है नौजवानों के लिए कि वो अवेयर हों आज के दिन की अहमियत के हवाले से? जी बिल्कुल, आज के दिन को मनाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि हम अपने शहदा जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी उनकी याद को ताज़ा किया जाए, उन्हें खिराज तहसीन पेश किया जाए। और हम एक रेजिलिएंट नेशन है और इस चीज़ का सबूत हमने हमेशा दिया, और आज भी जो हमारी यूथ है चाहे वो किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में जो है वो अपना किरदार सर अंजाम दे रही है, चाहे वो मेडिकल की फ़ील्ड हो, इंजीनियरिंग की फ़ील्ड हो, आर्म फोर्सेस हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक आर्म फोर्सेस का ही कोई शख्स जो है वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे, बल्कि हर एक शख्स, हर एक बच्चा इस मुल्क का वो अपने मुल्क के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। डेफिनेटली। तो आज के दिन को मनाने की मुनासिबत से हमें अपने शहदा को याद किया जाए, उनकी कुर्बानियों को याद किया जाए, और इस चीज़ का अज़्म किया जाए कि हम जो है इस मुल्क के लिए हमेशा एक बेहतर किरदार अदा करते रहेंगे। बिल्कुल। इसी तरह से हम जब नौजवानों की बात करते हैं तो उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, उनकी तरबियत करना, उनकी ग्रूमिंग में ये चीज़ ऐड करना कि किस तरह से हमने ये वतन हासिल किया, क्योंकि बहुत सारे नौजवान लापरवाही का शिकार हैं, कन्फ्यूजन में मुब्तला हैं कि बस ठीक है हमें ये मुल्क मिल गया, हमने यहाँ पर रहना है और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारनी है, एंड दैट्स इट। किरदार अदा करना, इसकी तरक्की के लिए एफ़र्ट्स करना, ये कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, और इस चीज़ की शुरुआत जो है वो घर से होती है। मैं ये कहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं उनका इसमें इंतहाई अहम किरदार है कि वो अपने बच्चों को जो है वो स्टार्ट से ही जो है इस चीज़ का बताएं कि ये मुल्क जो है वो हमने इतनी आसानी से जो है हासिल नहीं कर लिया, और उन्हें इस चीज़ की अहमियत बताएं कि फ़्रीडम जो है वो बहुत एक स्पेशल चीज़ है और ये इतनी आसानी से नहीं मिल जाता। तो पेरेंट्स का जो है किरदार बहुत ज़्यादा अहम है कि वो अपनी स्टोरीज सुनाएं, अपनी हिस्ट्री बताएं अपने बच्चों को,
ताकि उनके अंदर ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्रिएट हो कि वो भी इस मुल्क के लिए जो है वो अपना कोई किरदार अदा कर सकें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और अमूमी तौर पर हम ये देखते हैं कि शायद हमें ये लगता है कि पाकिस्तान की जितनी भी फोर्सेस हैं, ये तीनों फोर्सेस सिर्फ हालत जंग में ही अपना किरदार अदा करती हैं, ये तभी जो है वो एफर्ट्स इनके सामने आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं हालत अमन के हवाले से, वहाँ पर भी इन फोर्सेस का किरदार नुमाया है। बिलखुसूस अगर बात की जाए कि कोविड की सिचुएशन जब पाकिस्तान में आई तो उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान नेवी का एक ख़ास किरदार जो है वो देखने में आया। उस किरदार के हवाले से हम हसीब से ही जानेंगे कि हसीब हमें क्या गाइड करेंगे या क्या बताएंगे हमारे नौजवानों के लिए जानना कितना ज़रूरी है। तो हसीब, कोविड की सिचुएशन को अगर डिस्कस किया जाए तो इसमें एक ख़ास हमें जो है वो किरदार नज़र आया पाकिस्तान नेवी का। जी एग्जैक्टली पाकिस्तान नेवी ही नहीं, तमाम आर्म फोर्सेस हमेशा अपनी कौम के शाना बशाना खड़े रहे हैं। और जब भी कोई आफत, कोई भी मुश्किल इस कंट्री पर आई है, चाहे वो दुश्मन की तरफ से हो, चाहे वो विद इन हो, चाहे कोई भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए हो, तो हमेशा आर्म फोर्सेस जो हैं वो हमेशा आवाम के साथ रही हैं। बिलखुसूस में पाकिस्तान नेवी का किरदार जो है इस कोविड की सिचुएशन में बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान नेवी ने जो है जितने भी आफत ज़दा इलाके थे या इस तरह की जगह, वहाँ पर राशन की तकसीम की, फ्री मेडिकल कैंप्स का क़याम, स्पेशली जो हमारी साहिली पट्टी है 1000 किलोमीटर से ज़्यादा, ये पसमानदा इलाकों में जो है फ्री मेडिकल कैंप्स का क़याम। और इस चीज़ को मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा कि इस साहिली पट्टी पर और माड़ा में पाकिस्तान नेवी का स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल जो है वो PNS दरमांजा कायम किया गया, जो वहाँ की आवाम के लिए फ्री मेडिसिन, फ्री मेडिकल इलाज के लिए जो है वो उन लोगों को जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहा है। तो इसको हम जो है वो जानेंगे भी मज़ीद हसीब से और ट्रिब्यूट पेश करेंगे अपने तमाम पाकिस्तान नेवी के जवानों को, तमाम गाजियों को, तमाम शहदाओं को सलाम पेश करेंगे कि जिनकी कुर्बानियों के बाद इस मुल्क का दिफा मजबूत होता है। वसीम, जैसे कि अभी हम जो है वो हालत अमन की बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ रिलीफ ऑपरेशंस के हवाले से भी जानेंगे जिसमें किरदार अदा किया पाकिस्तान नेवी ने। अब अगर हालत जंग की बात की जाए और बिलखुसूस बात की जाए 1965 के दौर की, तो वो टाइम पीरियड जानना हमारे लिए और उसमें पाकिस्तान नेवी ने जो किरदार अदा किया उसको समझना कितना ज़रूरी है। देखिए जी, 1965 की जो वॉर है उसमें जब हमारे दुश्मन ने अपने नापाक अज़ाइम के साथ हमारे ऊपर हमला किया तो वो समझ रहा था कि हम लोग सोए हुए हैं, सही, और ये अपना बड़े आराम से अपने जो अज़ाइम हैं उनको हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उसको हर महाज पे, चाहे वो बर्री हो, चाहे वो फ़िज़ाई हो, चाहे वो बहरी हो, हर महाज पे अपने मुंह की खानी पड़ी। बिल्कुल। तो बेसिकली जब हम पे हमला हुआ तो उसके मैं ये बताना चाहूँगा कि तकरीबन 2 से ढाई घंटे के बाद पाकिस्तान नेवी का पूरा फ्लीट सी में मौजूद था। ये मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि एक शिप होता है, उसकी मशीनरी है, उसके अंदर पूरा एक शहर आबाद होता है, उसने स्टैंड अलोन सी में चलना होता है, तो उसके पूरे सिस्टम्स होते हैं, उसको सी के अंदर निकालना इतना आसान नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान नेवी की प्रिपेयर्डनेस और जो मुल्क के ऊपर जो दुश्मन की तरफ से हमला किया गया उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान नेवी ने क्विक रिस्पांस दिया और हम 2 से 3 घंटे बाद पूरा फ्लीट हमारा सी में मौजूद था। तो ये 7 और 8 की रात को, ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और हमारे नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक 65 की वॉर में हमने एक ऑपरेशन किया, द्वार का ऑपरेशन, जिसको सोमनाथ ऑपरेशन का भी नाम दिया जाता है। उसमें हमने बेसिकली दुश्मन के इलाके के अंदर जाके कार्रवाई की। पाकिस्तान नेवी वो वाहिद नेवी है कि जिसने वर्ल्ड वार 2 के बाद किसी भी दुश्मन के इलाके के अंदर जाके कार्रवाई की। अच्छा। तो हम तकरीबन 120 नॉटिकल माइल, जो कि मैं नाज़रीन के लिए बताता चलूँ कि ये तकरीबन 200 किलोमीटर बनता है, हम अपनी कराची कोस्ट से अंदर गए। समंदर की जो बहरी उनकी इंडियन थी सरहद थी, उसके करीब तकरीबन 5 नॉटिकल माइल, जो कि तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर बनता है, वहाँ पे खड़े होके पाकिस्तान बहरिया के जहाज़ों ने उनके रेडियो स्टेशन पे बमबारी की। अच्छा। वो रेडियो स्टेशन इसलिए ज़रूरी था कि जो उनकी फ़िज़ाइया थी उसको कोऑर्डिनेट कर रहा था, जो उनके ऑपरेशंस थे वो रेडियो स्टेशन कोऑर्डिनेट कर रहा था, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। ना सिर्फ उस रेडियो स्टेशन को तबाह किया गया, पाकिस्तान नेवी के ऑपरेशन की वजह से उनके जो फ़िज़ाई ऑपरेशन थे उनको कट ऑफ किया गया,
अच्छा। दूसरा मकसद इस ऑपरेशन का ये था कि आप दुश्मन के ऊपर उनके घर जाके हमला करें, उनको ललकारें। सही। ये मैं बताता चलूं कि उस वक्त पाकिस्तान नेवी और जो इंडियन नेवी की जो स्ट्रेंथ है वो हमसे 3 गुना ज़्यादा थी। अच्छा। लेकिन हमने ऑफेंसिव ऑपरेशन किया, उनके घर जाके उनको ललकारा। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि जी कि हमारे दुश्मन में ये करज नहीं थी कि वो बाहर निकल के हमारा मुकाबला जवाब कर सके, देता है या और मुकाबला वो अंदर ही करता रह गया। सही। तो किस तरह से वसीम हम जो है वो इस जज्बे को समझ सकते हैं, क्योंकि यही कहा जाता है कि जंगें, जिस तरह का आपने भी तज़किरा किया कि अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज का मुकाबला करना, तो जंगें जो हैं वो सिर्फ हथियार की बेस पे नहीं जीती जाती बल्कि पुरज़्म होके पुरजोश होके जीती जाती हैं। जी बिल्कुल। देखें हमारा तो इस्लाम जो हमें सिखाता है, हम अगर जंग बदर से शुरू करें तो हमने तो 313 और 1000 के मुकाबले में शुरू किया था। बिल्कुल। और वही जज्बा ईमानी है जो आपको लेके चलता है आगे। हथियार होना या कोई ऐसी मशीन होना ज़रूरी नहीं है। सही। वो एक मुहावरा है कि उसमें कहते हैं द मैन बिहाइंड द गन मैटर्स, कि जो उस गन को चलाने वाला आदमी है उसका जज्बा कितना बिल्कुल है, ये ज़्यादा ज़रूरी वो है। कितना पुरअज़्म है, वो कितना जो है वो पेट्रियाटिक है, और यही जज्बा हुब्बुल वतनी, यही जज्बा जानिसारी जो है वो हमने अपने नौजवानों के अंदर इनकलकेट करना है। मुख्तलिफ जो है वो, अगर हम बात करते हैं कि प्रोफेशंस को ज्वाइन करने के लिए नौजवान ये ख्वाहिश डेवलप करता है कि मैं फ़लाँ प्रोफेशन ज्वाइन करूँगा, उसके बाद मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा, तो उसके लिए कितना ज़रूरी है कि मुल्क व कौम की खिदमत का जज्बा भी उसकी तरबियत में शामिल किया जाए। इस पर जानेंगे अपने तीनों मेहमानों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। लहरों से लड़ा करता हूँ मैं दरिया में उतर कर, लहरों से लड़ा करता हूँ मैं दरिया में उतर कर, साहिल पे खड़ा हो के मैं साजिश नहीं करता। ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं पाकिस्तान नेवी के किरदार को, उन जवानों को कि जिनकी खिदमात से पाकिस्तान नेवी जो है वो अपना तमाम तर तरक्की का सफ़र तय कर रही हैं। इन कुर्बानियों का जिक्र कर रहे हैं, इन तमाम तर खदमात का जिक्र कर रहे हैं कि जिनसे हमारे मुल्क का दिफा जो है वो मज़ीद मजबूत होता चला जा रहा है, मुस्तहकम हो रहा है। और ना सिर्फ जंगी हालात का जिक्र हो रहा है बल्कि हालत अमन में पाकिस्तान नेवी अपना किरदार किस तरह से अदा करती है उसका भी तस्करा किया जा रहा है। इसके साथ साथ ब्रेक पे जाने से कबल हम ऑपरेशन द्वारका के हवाले से बात कर रहे थे, उसके अखराज व मकासद जान रहे थे, और उस ऑपरेशन के हवाले से इन डिटेल हमने वसीम से जाना कि उसका बैकग्राउंड और मकसद क्या था। इस ऑपरेशन में आपको बताएं कि 7 जहाज़ों का कंट्रीब्यूशन था, जिसमें PNS बदर, PNS खैबर, PNS बाबर, PNS जहांगीर, PNS आलमगीर, PNS टीपू सुल्तान और PNS शाहजहां शामिल थे। जबकि कुछ ऑफिसर्स जिनको हम सलाम पेश करते हैं उनके नाम भी मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। कोमोडोर SM अनवर, कैप्टन MAK लोधी, कमांडर KM हुसैन, इकबाल F कादिर, कमांडर SG शमसी, करामत रहमान न्याजी और कमांडिंग ऑफिसर PNS गाजी जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल थे। जो सबमरीन गाजी थी उसने भी अपना किरदार अदा किया। इसके हवाले से हम मज़ीद भी जो है वो जानते हैं कि किस तरह से जो है वो ऑपरेशन द्वारका कामयाबी से जो है वो सरअंजाम दिया गया पाकिस्तान नेवी की जानिब से। इस पर हमारी टीम ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आइए वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के बाद से ही इस मुमलिकत खुदादाद को भारत जैसे जुनूनी दुश्मन से नबर्द आज़मा होना पड़ा। सितंबर 1965 की एक तारीख रात में भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान पर शब खून मारने की मज़मूम कोशिश की और जंग का नया मुहाज खोल दिया। 1965 की जंग में पाकिस्तान को नीस्तो नाबूद करने के घिनौने मंसूबे के तहत भारत ने बड़ी फ़िज़ाई और बहरी हमलों के जरिए पाकिस्तान को कारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वहीं
भारतीय फजाइया ने भारतीय बहरिया की मावनत से पाकिस्तान की माशी और इक्तिसादी सरगर्मियों के मरकज साहिली पट्टी पर वाक़या अहम बंदरगाह के हामिल शहर कराची को अपने निशाने पर रखते हुए ताबड़तोड़ हमले किए। इस मार्का हक व बातल में जहां पाकिस्तान की बरी और फजाइया फौज ने भारतीय हमलों को नाकामी से दो चार किया, वहीं पाकिस्तान की बहरी फौज ने समंदरी और साहली हदूद का भरपूर दफा करते हुए भारतीय नेवी को धूल चटा दी। जब पाकिस्तान की हाई कमांड के इल्म में ये बात आई कि भारत में द्वारका के साहिल पर मौजूद रडार स्टेशन भारतीय फजाइया की भरपूर रहनुमाई कर रहा है, जिसकी बदौलत भारतीय फजाइया लगातार हमले कर रही है, तो पाक बहरिया की आला क़यादत ने फैसला किया कि द्वारका रडार स्टेशन तबाह किया जाए ताकि भारतीय एयरफोर्स के हमलों को गैर मौसर बनाया जा सके। द्वारका कराची से करीबन 350 किलोमीटर दूर वाक़या है। द्वारका को भारत के दिफाई किले की हैसियत हासिल थी। यहाँ नस्ब रडार सिस्टम भारतीय फजाइया को किसी भी बैरूनी हमले के बारे में खबरदार करता और जंग के दौरान पाकिस्तान की साहली पट्टी पर फजाई हमलों के लिए सपोर्ट भी इसी रडार सिस्टम से हासिल की जाती थी। लिहाजा द्वारका ऑपरेशन 1965 की जंग में मरकजी हैसियत इख्तियार कर गया, क्योंकि द्वारका की तबाही से ही भारतीय बहरिया और फजाइया का गठजोड़ तोड़कर इनके दिफाई सिस्टम पर कारी ज़रब लगाई जा सकती थी। द्वारका के इंतहाई हसास ऑपरेशन के दौरान पाक बहरिया के बेड़ों ने भारतीय पानियों में घुसकर कारी वार करना था और इस मिशन में बहरी बेड़ों को कोई फ़िज़ाई इमदाद भी मुयस्सर न थी, जबकि हर किस्म की मवासलाती रवाबित की मुकम्मल मुआवनत के बायस ऑपरेशन मुश्किल तर हो गया था। ऑपरेशन में 7 बहरी जंगी जहाज़ों समेत पाक बहरिया की सबसे मौसर और जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन सबमेरीन गाज़ी को भी इस बहरी मिशन में शामिल किया गया। ताहम पाक बहरिया खित्ते में सबमेरीन सर्विस मुतारिफ कराने वाली पहली फोर्स है। पाक बहरिया के 7 जंगी बहरी जहाज़ 6 सितंबर को अपने मिशन पर रवाना हुए। भारतीय समंदरी हुदूद में किया जाने वाला ये सफ़र समतों के अंदाजे से किया गया। मिशन आसान नहीं था, मगर बहरिया के जांबाजों ने जान हथेली पर लिए शहादत के जज्बे से सरशार बेखौफ व खतर भारतीय समंदरी हुदूद में दाखिल होने का कठिन सफर शुरू किया। उनका बस यही मिशन था कि दुश्मन के रडार सिस्टम को नीसो नाबूद करके पाकिस्तान पर फिजाई हमलों का बाप बंद करना है और भारतीय बहरिया को ऐसी कारी ज़रब लगानी है कि वो दोबारा कभी पाकिस्तान की समंदरी हुदूद की जानिब नजर उठाकर ना देख सके। बिलाखिर रात 11 बजे के करीब वक्त आन पहुंचा कि जब पाक बहरिया के बेड़े द्वारका साहिल पर इतने करीब पहुंच गए कि पूरा शहर तोपो पाक बहरिया के जंगी बेड़ों की जद पर था। ताहम रात के 12:26 पर पाक बहरिया के बेड़ों की तोपों ने आग उगलना शुरू की और चंद मिनटों में इन जंगी बेड़ों ने 50-50 राउंड्स फायर किए और दुश्मन को संभलने का बिल्कुल भी मौका न दिया। पेदरपे गोलों से चंद मिनटों में रडार स्टेशन ड्यूटी पर मौजूद भारतीय अमले की मौत के साथ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अब द्वारका में मौजूद भारतीय बहरिया का हवाई अड्डा नाकारा हो चुका था और रडार स्टेशन के तबाह होने से भारतीय फिजाई हमलों का रास्ता बंद कर दिया गया और यूं पाक बहरिया ने भारतीय हुदूद में घुसकर द्वारका का रडार स्टेशन की ईंट से ईंट बजा डाली और पाक बहरिया के हाथों भारतीय बहरिया को तारीखी हजीमत उठानी पड़ी। हक व इंसाफ की हर लड़ाई में हम बहरोबर और फिजा के सिपाही बहम। द्वारका ऑपरेशन पाकिस्तान की कौमी और अस्करी तारीख में हमेशा याद रखे जाने वाला अजीम तरीन ऑपरेशन है। पूरी कौम पाक बहरिया और अफवाज पाकिस्तान के नौजवानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है और कौम के इन बहादुर सपूतों की जानिब से मुल्क व कौम के दिफा के लिए दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश के हवाले से इन डिटेल रिपोर्ट आप देख रहे थे और इस रिपोर्ट में भी हमें पता चला कि क्या इक़राज़ व मकासद थे ऑपरेशन द्वारका के, किन जहाज़ों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया और किस तरह से जो है वो कामयाबी हासिल की। तो सलाम पेश कर रहे हैं पाकिस्तान नेवी के किरदार को और हमारे साथ पाकिस्तान नेवी के 3 ऑफिसर्स मौजूद हैं जिनसे इनके लाइफ एक्सपीरियंस अब हम जानेंगे और जानेंगे कि उनके अंदर पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करने की ख्वाहिश कब पैदा हुई। नाजिश, आप हमें हवाले से क्या बताएंगी, कब नाजिश ने सोचा कि वो पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बनेंगी? ये आपकी ख्वाहिश थी या वालिदैन की तरफ से किसी की ख्वाहिश थी? जी, बचपन से ही कुछ डेयरिंग एक्टिविटीज़ मेरी ज़ात का हिस्सा रही हैं। मेरे माशाल्लाह 3 भाई हैं, तो उनके साथ मुझे अकलौते होने का ये फ़ायदा आप कह लें हुआ कि मैं जो ना लड़कों वाली हरकतें ज़्यादा करती थी।
तो फादर मेरे एक मोटिवेशनल फोर्स थे। मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि उनके तीनों बेटों में से कोई एक फ़ौज का हिस्सा बने। तो मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि उनके बेटे तो नहीं लेकिन उनकी बेटी ने उनका ये ख्वाब सच साबित कर दिया। वाह माशाल्लाह। तो जब मैंने अपने वालिद से ज़िक्र किया, मैंने एक्चुअली शादी के बाद फोर्सेस को ज्वाइन किया, तो मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया अब्बू से कि इस तरह से मैं जाना चाहती हूँ, फ़ौज का हिस्सा बनना चाहती हूँ। तो मेरे वालिद ने मुझे कहा कि जो फ़ौज है उसका नज़्म नस्क, उसका डिसिप्लिन वो बड़ा बेरहम होता है। तो बेटे आप अगर रेडी हैं इस काम के लिए तो आप जो है ना, मेरी तरफ से आपको बिल्कुल इजाज़त है। मेरे हस्बैंड बड़े मेरे साथ सपोर्टिव रहे। तो मैंने अब्बू से ये कहा कि अब्बू पहला स्टेप लेना मुश्किल होता है एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं लूँगी, और ये कदम उठाया मैंने। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो ट्रेनिंग का फेज़ था वो हर्डल्स जितने भी थे बहुत आसानी के साथ, उस आसानी को मैं इस तरह से बयान करूँगी क्योंकि आपके अंदर ये जज्बा होता है बिल्कुल कि आप यूनिफॉर्म पहन चुके हैं, आपने हर मुश्किल को ऐसे एक्सेप्ट करना है कि जैसे ये कभी मुश्किल थी ही नहीं। इसको तो जब गले लगाना है। जी बिल्कुल, उसको गले लगाना है। और दूसरा ये कि जब मैं थोड़ी सी भी कभी ट्रेनिंग से डाउन होती थी तो मैं कॉल करती थी अपने वालिद को, तो अब्बू मुझे ना एक शेर सुना के बड़ा मुतमईन कर देते थे। वो कहते थे, क्योंकि इकबाल का बहुत ज़्यादा अब्बू इकबाल के अशार हमें बचपन से ही सुनाते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वाह बहुत। तो मतलब थ्रू आउट जो ट्रेनिंग थी वो ऐसे ही हो गई कि जैसे कभी ये कोई मुश्किल थी ही नहीं। और ट्रेनिंग हमारी ऐसी होती है कि हमारे मेल काउंटर्स और जो लेडी ऑफिसर्स होती हैं उनकी ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि आपको इस तरह से मेंटेन करना होता है अपने आप को, उस डिसिप्लिन को, उस रूटीन को, कि जंगी हालात में अगर हमें मर्दों के शाना बशाना स्टैंड करना पड़े तो हमें कोई दिक्कत ना पेश आए। एंड वी फुली प्रिपेयर्ड कि व्हाटएवर टास्क will be given to us, we will definitely not let them down. माशाल्लाह। अच्छा नाज़िश, हमारे यहाँ ये कॉमन थिंकिंग है कि शादी के बाद शायद कोई लड़की किसी प्रोफेशन का इंतखाब नहीं कर सकती, किसी प्रोफेशन को ज्वाइन नहीं कर सकती। अगर वो ऑलरेडी जॉबियन है तो ठीक है, उसको कंटिन्यू तो कर सकती है, लेकिन कोई नया फुट स्टेप नहीं उठा सकती। तो आप तो माशाल्लाह शादी के बाद, जिस तरह से आपने कहा कि आपने फोर्सेस ज्वाइन की, तो क्या कहना चाहेंगे उन ख़वातीन से जिनके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि हमने कुछ करना है, कुछ बनना है? देखिए, इसमें आपकी फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने जैसे बताया, माय हस्बैंड वाज वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट, और मैंने उनसे बस ये ख्वाहिश का इजहार किया कि जी मुझे ये करना है। ऑल्दो मेरा कराची में जो हमारी सारी ट्रेनिंग और इस्टेब्लिशमेंट फील्ड्स वहाँ हैं, यूनिट्स, तो एज सच कोई मेरा वहाँ पे रिलेटिव भी नहीं था। बट एक मोटिवेशन होती है, आई थिंक, कि जब आप डिसाइड कर लेते हैं। और मैं अपने आप को उन लकीएस्ट लोगों में समझती थी जिसको इतने हज़ारों लोगं में से सिलेक्ट किया गया इस मुल्क को सर्व करने के लिए, क्योंकि वंस यू पुट ऑन द यूनिफॉर्म तो वो जज्बा ही और हो जाता है। वो इंस्पिरेशनल थॉट्स ही कुछ और होती हैं। जब आप चेंज करते हैं एज अ मदर, एज अ घर में जब आप होते हैं, तो वो कुछ और थॉट्स होती हैं। तो जो ख़वातीन या जो लड़कियां इसको ज्वाइन करना चाहती हैं, मेरा ख्याल है कि एक तो आपके अंदर नाकामी का कोई पहलू नहीं होना चाहिए। वंस यू डिसाइडेड मैंने ये करना है, तो अल्लाह ताला आपको बहुत साथ देता है आपका। बिल्कुल ऐसे। और जो फैमिली सपोर्ट होती है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि खातून अकेले कुछ नहीं कर सकती। यू नीड सम सपोर्ट, यू नीड सम मोटिवेशन, और वो चाहे आप अपने पेरेंट्स की तरफ हैं तो आपके फादर और भाइयों की तरफ से आपको मिलती है, और अगर आप शादी के बाद करते हैं तो आपके हस्बैंड की आपको सपोर्ट होनी चाहिए। और थ्रू आउट मेरे हस्बैंड मेरे साथ सपोर्टिव रहे हैं, वट एवर द हर्डल्स कम, ही सपोर्टेड मी। तो मेरा ख्याल है कि आप फैमिली के साथ अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, यू शुड कम एंड आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती हैं। आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती हैं। इसके साथ जहाँ लड़कियों की और ख़वातीन की बात हो रही है, तो पेरेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगी? वो पेरेंट्स जिनके जहन में ये सोच होती है कि नहीं, ये फोर्सेस ज्वाइन करना लड़कियों के लिए बेहतर नहीं है, या ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, कोई और प्रोफेशन वो ज्वाइन कर सकती हैं, उनको भी अब इस सोच को बदलना है। जी बिल्कुल। पाक बहरिया जो है वो 4 डायमेंशनल फोर्स है, और इसके अंदर मेरा ख्याल है कि ग्रूमिंग के, आपकी कैरियर प्रोग्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान नेवी
या ट्राई फोर्सेस के अंदर पहले लेडी ऑफिसर्स जो थी वो मेडिकल ब्रांचेस में सिर्फ आती थी, लेकिन अब अपना किरदार वो हर शोबे में निभा रही हैं। हमारे पाकिस्तान नेवी में एजुकेशन ब्रांच में, लॉ ब्रांच में, सप्लाई में, मेडिकल में, आईटी में और पब्लिक रिलेशंस में ख़वातीन जो हैं वो बहुत एहसन तरीके से अपनी खिदमात को अंजाम दे रही हैं। तो जो लोग भी इन प्रोफेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, रादर कि वो किसी दूसरी जगह जाएं, मैं कहूँगी कि वो ज़रूर एक कोशिश पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करने के लिए ज़रूर करें। बिल्कुल कोशिश करें और इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने की भरपूर जो है वो कोशिश हमें करनी चाहिए, चाहे हम वालिदैन हैं, चाहे हम असातिज़ा इकराम हैं या फिर हम नौजवान हैं। मज़ीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। 8 सितंबर का दिन जिसे पाक बहरिया के दिन के तौर पर मनाया जाता है, जाना जाता है, आज हम भी ये दिन मना रहे हैं और ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं पाकिस्तान नेवी के किरदार को, पाकिस्तान नेवी के तमाम जवानों को, तमाम गाजियों को, तमाम शहीदों को सलाम पेश कर रहे हैं और ऐसे वालिदैन की तरबियत पर भी हम जो है वो खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि जो अपने सपूतों को, अपने नौजवानों को, अपनी बेटियों को भी इवन ऐसी तरबियत देते हैं कि वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। जहाँ ट्रिब्यूट देने की बात आती है तो हम मुख्तलिफ जो है वो अंदाज़ इख्तियार करते हैं ट्रिब्यूट देने के लिए। मेरा दिल चाहता है कि मैं पोइट्री की जो है वो ये रास्ता इख्तियार करूँ या पोइट्री का सहारा लेते हुए ट्रिब्यूट पेश करूँ। तो एक छोटी सी नज़म शामिल करना चाहूँगी, उसके बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ये जो है वो नज़म पाक नेवी के नाम है। हम बेटे हैं समंदर के, हम तूफ़ानों के पाले हैं, दुश्मन के लिए हम गैज़ो ग़ज़ब, हम खंजर नेज़े भाले हैं, हर आन हर घड़ी तैयार खड़े, एक कोहे गरां की सूरत हम, हर तूफ़ान का रुख मोड़े हम साहिलों के रखवाले हैं, हम सीना चीरें लहरों का, निगरां तिजारती राहों के, दुश्मन को रोंदा है हमने जब भी पतवार संभाले हैं, हम बिफरे तूफ़ान के साथी, सरकश मौजों पर रक्स कना, हम मरकर भी फिर जिंदा हैं, धरती से इश्क निराले हैं, इस सब्ज़ हिलाली परचम को हम साहिल साहिल लहराएंगे, धरती का कर्ज चुकाएंगे, हम आशिक हैं मतवाले हैं, हम सता समंदर से नीचे और बहरो बर पर राज करें, जांबाज भी हम, शहबाज भी हम हिम्मत जुर्रत वाले हैं, रुकना भी नहीं झुकना भी नहीं, बाजू भी तवाना जज्बे भी तवाना, हम बदरो बाबर गाजी के, तारिक टीपू के जियाले हैं। तो ट्रिब्यूट पेश करते हैं पाकिस्तान नेवी को, पाकिस्तान नेवी के जवानों को जो अपने किरदार अदा करते हैं इस मुल्क के दिफा को मजबूत बनाने के लिए। जो ऑफिसर्स हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, एक मरतबा फिर से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कमांडर मोहम्मद वसीम जान हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर नाजिश जावेद हमारे साथ मौजूद हैं और लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसीब हैं, जिनसे हम ब्रेक पर जाने से कबल उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करने के हवाले से जान रहे थे कि किस तरह से उनके अंदर ये ख्वाहिश डेवलप हुई कि वो पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बनेंगे और इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तो हसीब, आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस के हवाले से बताएं, कभी सोचा था और कब सोचा था कि जो है वो हसीब पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बनेंगे और अपनी खदमात सर अंजाम देंगे? जी, जिस तरह से हर बच्चे के लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होती है, जब आप बचपन में मिली नगमे सुनते हैं तो आपको एक हमेशा से शौक़ तो होता है। मैंने जो पाकिस्तान बहरिया को ज्वाइन किया वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इस वे में है कि जब एफएससी के बाद मैं आई वाज अप्लाइंग फॉर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, तो उसमें मैंने पाकिस्तान नेवी का भी ऐड देखा। अच्छा। तो उस पर मैंने उसके लिए अप्लाई किया। तो मुझे शुरू में यूँ लगा कि शायद ये कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो उसमें ये आपको जो है हायर क्वालिफिकेशंस भी जो है वो पाकिस्तान नेवी करवाती है। तो लेकिन जब मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये पाकिस्तान नेवी आर्म फोर्सेस जो हैं ये वो है। तो वहाँ से मेरा जज्बा जो है वो स्टार्ट हुआ और जिस तरह एक नॉर्मल
क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड में भी ऐसा कोई आर्म फोर्सेस में कोई नहीं था कि जो मुझे इस बारे में बता सकता इस तरह की चीज़। तो ये मेरे लिए बिल्कुल एक न्यू और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। तो जब मैंने अप्लाई किया उसके बाद जो है इंसान के जहन में ये होता है कि बस मैं फोर्सेस में गया, आई वुड बी एन ऑफिसर और जो है बड़ी अच्छी ज़िंदगी होगी, वहाँ पे बैटमैन होंगे। तो इसी तरह से मैंने जो फर्स्ट रैंक भी देखा कि उसमें वो मिडशिपमैन रैंक आता है। तो मैंने कहा कि शायद जो है ना बस हम जब एकेडमी जाएंगे तो ऑफिसर की तरह हमें ट्रीट किया जाएगा। स्टार्ट हो जाएंगे। और ये नहीं पता था कि एक कठिन मरहला 2 साल की एक सख्त तरबियत जो है वो उससे आपको गुजरना पड़ता है। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो जब एकेडमी पहुँचे तो तब भी पाकिस्तान नेवल एकेडमी जो है वो मनोड़ा में वाक़या है। तो किमाड़ी से आपको समंदर के ज़रिए जो है वो 15 मिनट बोट का टाइम लगता है। तो किमाड़ी भी जब हम पहुँचे तो वहाँ पे बड़ा अच्छा वेलकम हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने घर कॉल की, मैंने कहा ठीक है मैं खैरियत से पहुँच गया हूँ। और कराची मैंने उस टाइम सेकंड टाइम देखा था। एक दफ़ा मैं 2 साल की एज में आया था, तो समंदर की फ़ौज में आना मेरा मतलब मेरे लिए बिल्कुल एकदम से जो है। तो जब मनोड़ा पहुँचे और वहाँ पे जब हमारे सीनियर्स ने जो है वो हमें स्टार्ट किया कि अपना सामान जो है अपने सरों पे उठा लो, और वहाँ से जो है मैंने कहा ये तो ज़िंदगी जो है मेरी बदल गई। बहुत टफ है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा, मेरे सीनियर्स की गाइडेंस रही और मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रहीं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि मैं जो हूँ आज इस मकाम पर हूँ। तो जो यंग जनरेशन है उसके लिए मेरा यही मैसेज है कि इसको इतना आसान और इतना वो ना समझें, बट आप मेंटली तौर पे क्योंकि आपको जो है वो तैयार किया जाता है, फिज़िकली आपको जो है वो फिट होना पड़ता है। क्योंकि आपने जिन चैलेंजेस से जिन चीज़ों से नबर्द आजमा होना है उसके लिए आपको तैयार किया जाए। बिल्कुल ये किरदार अदा करना है और आप जैसे जवानों ने हिम्मत दिलानी है हमारे मुल्क को, कौम के उन यंग जनरेशन्स को, उन यूथ को जो कि कुछ करना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है वो ट्रेनिंग्स के हवाले से वसीम घबरा जाते हैं, उन्हें डर लगता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई गाइड करने वाला नहीं है, कौन किस तरह से गाइड करेगा, ट्रेनिंग्स पता नहीं कितनी टफ होंगी। तो इन ट्रेनिंग्स के हवाले से अपना लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? तो आपने आगे आने वाली लाइफ में चैलेंजेस का आपको मुकाबला होगा तो आपको उनके लिए तैयार किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ से उठा के इस तरह फेंक दिया जाता है कि आपको कोई नुकसान होगा। मैं जैसे स्विमिंग की बात करूँगा, जब हम नेवी में आए तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था स्विमिंग का। अच्छा। लेकिन एक पानी का खौफ होता है आपको। मैं भी जब पहली दफ़ा जंप किया बड़ा खौफ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी का, आर्म फोर्सेस का जितने भी हैं, जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी सब इन्वॉल्व है। आपको मेंटली टफ़ किया जाता है, आपको फिज़िकली टफ़ किया जाता है, आपकी एकेडमिक्स ट्रेनिंग्स हैं, सब साथ साथ चलती हैं। लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा एलिमेंट कहीं नहीं आता कि आपको लाइफ थ्रेटनिंग हो। आपके अंदर से डर का एलिमेंट ज़रूर निकाला जाता है, लेकिन ऐसा कोई खौफ वाली बात नहीं है यंग जनरेशन के लिए ये कि जी आप अगर फोर्सेस ज्वाइन करेंगे तो आप सेफ हाथों में होंगे, डरने वाली कोई बात नहीं। बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, आपको प्रॉपर ट्रेन किया जाएगा और ऐसे ऑफिसर्स जो कि ट्रेनिंग देते हैं, जो कि गाइड करते हैं, उनकी खिदमात पर भी हमने जो है उनको सराहना है, उनको ट्रिब्यूट पेश करना है। तो नाज़रीन आपको बताएं कि पाकिस्तान नेवी की जानिब से एक खुसूसी डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है जो कि एक्चुअल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। आइए वो डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खुलते नहीं इस गुल्ज़ में खामोश के असरार, जब तक तू इसे ज़र्ब कलीमी से न चीरे। Right from 1947, India has never accepted the existence of Pakistan. भारतीय आर्मी चीफ का कंट्रोल लाइन पर मुबैना कैंप्स तबाह करने का झूठा दावा। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Pakistan saying it shot down 2 Indian warplanes and has 2 pilots. भारतीय फोर्सेस ने एंटी-टैंक गाइड मिसाइलों और मार्टर गोलों से Crossing off for violation of line of control. एक और भारतीय तैयारा जमीन पर। भारत पर खौफजारी। पुलवामा अटैक 14 February. और यहाँ भी भारत को मुंह की खानी पड़ी है। I feel very ashamed and I genuinely seek pardon. And then send summary. जो दुश्मन ने सबमरीन हमारे इलाके में डिप्लॉय की, वो स्टेट ऑफ द आर्ट, न्यूली कमीशन्ड, हाईली पोटेंट वॉर मशीन विद स्टेल्थ फीचर्स। पाकिस्तान नेवी का मुकाबला भारत बहरिया की सबसे जदीद तरीन सबमरीन के साथ था।
सबमरीन के ऊपर, वो भी हमें पता चला, उसके ऊपर लॉक ऑन किया, कुछ कर सकते थे, नहीं किया। ये दूसरा मौका है जब पाक बहरिया ने भारतीय आबदोश का सुराग लगाया। Well, there's breaking news coming in from the Pakistan Navy that claims that it has thwarted attempt by the Indian submarine to enter the waters of Pakistan. Pakistani Navy claimed it detected the Indian submarine. We shall defend every inch of our motherland. I am very impressed by the Pakistani army. हम एज ए पीस जेस्चर हम उनको उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। That's what has been entrusted to Pakistan Navy, to remain ready at all time, not react in a panic. मार्च 2019 शाम का वक्त पाकिस्तान नेवी का लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-3C बहरी सरहदों की फजाई निगरानी पर मामूर था। All good back there, boys? That's affirmative, sir. जनाब के घर सर आज दावत थी, जो कि इनको खाना तो नसीब नहीं हुई, उससे पहले ड्यूटी पे रिपोर्ट करना पड़ गई। वैसे सर खाने में था क्या क्या? बिरयानी, स्मोक चिकन और मेरे फेवरेट शाही टुकड़े। और आपने खाया क्या क्या? खाए सिर्फ बिस्किट यार। फजाई गश्त के दौरान रेडार ऑपरेटर ने अपनी मुय्यना हद से कई नॉटिकल माइल दूर जुनूब में गैर मामूली सरगर्मी का अंदाजा लगाया। गौर से क्या देख रहा है? Sir, I think there's a doubtful contact. Deco, what is the level of confidence? I think we have got a submarine. Sir, it's moving. All position, this is captain of the aircraft. We are going down south to investigate this contact. Bravo Charlie, Bravo Charlie. How do you read me? Radio check. Mike Delta 3, this is Charlie Delta 6. You are very weak. Please repeat. Keep monitoring the aircraft. I want running updates. Shift to satellite communication. Shifting to SATCOM now. Descending down to minimum altitude. TACO NAVCOM, be vigilant. Left right observer, proper lookout duty करें और कोई भी contact हो मुझे immediately report करें. All station, this is TACO. Prepare for mad run. Prepare for mad run. Hold on to your seat, boys, and caution for turbulence. All positions, height is 7,000 feet, initiating rapid descent. Crossing 6,000 feet, 3,000 feet, descending. Crossing 2,000 feet, further descending. 100 feet to minimum altitude, sir. All positions approaching minimum altitude. Ready for approach, sir. Leveling off, opening power. I can see her. SS3, keep submarine. All positions orbiting around the submarine now. What's our next move, sir? Rail, this is TACO. Stand by to drop sonar buoys. Now. Sir, I am recording a video of snorkeling submarine.
I can also see the submarine on tactical mission system. It's definitely an Indian submarine. Okay, call the aircraft. Mike Delta 3, this is Charlie Delta 6. Do not lose the submarine. We got, sir. Remain in the area and wait for the instructions. Roger, sir. Gentlemen, I welcome you all to the operational brief on detection of Indian submarine. In the wake of recent incidents, Indian Navy has enhanced their movement in North Arabian Sea. सुराग लगने वाला हदफ नजर ना आने की सलाहियत की हामिल भारतीय बहरी बेड़े की जदीद हाईटेक कैलवरी आबदोस थी, जो पाकिस्तान नेवी के असासों, साहिली इलाकों और तिजारती जहाजों के लिए मुमकिना खतरा बन सकती थी। Maintain complete surveillance of the area and direct the aircraft to keep tracking the submarine. जहां पाक बहरिया के तमाम असासे हाई अलर्ट पर थे, वहां दुश्मन की किसी भी जारियत की सूरत में समंदरी रेस्क्यू ऑपरेशन से मुताल्लिका असासों को भी मुतहर्रिक किया जा चुका था। दुश्मन की आबदोज निशाने की जद पर थी और आसानी से उसे तबाह किया जा सकता था। सबमरीन जब डिटेक्ट हो जाए, it can be neutralized anytime. All positions, captain of the aircraft ready to fire the weapon now. I'm ready with the weapon. We can hit that submarine now. जबकि दूसरी जानिब हेडक्वार्टर्स में नेवल कमांड मज़कूरा मामले पर फैसले की मुंतज़िर थी। Alarm aircraft, alarm aircraft. Bloody hell off steam. Again caught. Dive to 300 feet. Aye, aye, sir. Submarine is diving now. Wait for further instructions. Diving to 300 feet. Ordering course 120, sir. Assalamu alaikum, sir. Copied, sir. Sir. हथियार आग उगलने के लिए तैयार थे, मगर जारियत का मुकाबला करते हुए जिम्मेदारी और तहम्मुल का मुजाहिरा, कभी हमले में पहल न करने और अमन को फौकियत देने की पाकिस्तानी पॉलिसी को बालातर रखते हुए पाक बहरिया ने किसी भी इंतहाई इक़दाम से गुरेज किया। Disengage and redeploy all units. However, keep monitoring the situation. एक बटन दबाने की जरूरत थी और परख चिड़ जाते और सतह समुंदर के नीचे उन भारतीय सबमरीन की खबर होती, लेकिन उन्होंने अपने जज्बात को काबू में रखा। ये कामयाब ऑपरेशन पाकिस्तान बहरिया की कड़ी निगरानी और पेशावराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है और पाक आर्मी और पाक फजाइया के शाना बशाना मुल्क की सरहदों की हिफाजत में पाक बहरिया के अहद अज़्म का मजहर है। सबमरीन को समंदर में तलाश करना वैसा ही है जैसे सुई को तलाश करना है। हमारे हवाबाजों ने जब उसको डिटेक्ट किया तो उसकी डिस्ट्रक्शन वाज जस्ट अ पुश बटन अवे। ओनली प्रोफेशनल्स कैन डू इट। पाकिस्तान नेवी इज द ओल्डेस्ट इन द एंटायर रीजन इन द सबमरीन वॉरफेयर। तो इससे भारत को ये सबक हासिल होना चाहिए कि दे कैन नॉट मेस विद अस बिकॉज पाकिस्तान नेवी इज अवेक। ये खेल हमें बड़ा अच्छा आता है और किसी और को खेलना हो तो पहले सीख के आए। नेवी ने सबमरीन के ऊपर, वो भी हमें पता चला, उसके ऊपर लॉक ऑन किया। कुछ कर सकते थे, नहीं किया, रिस्ट्रेन किया। तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए हैं जो फतह देने वाला है। हमारा सुरखुरू होना, दुश्मनों को जेर करना सिर्फ उस रब्बे करीम की बदौलत जो हिकमत सिखाता है, दुश्मन की चालों को आश्कार करता है। ऐ हमारे रब, हम कसम खाते हैं इस परचम की हुर्मत के लिए तू हमें अफजल तरीन रहनुमाई अता फरमा। हमारे हौसलों को जिला बख्श, हमें बसारत और बसीरत से नवाज दे, हमें नाकाबिल तस्खीर बना दे। ऐ अल्लाह करीम, तू ही हमारा हामी और नासिर है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी ने यौम बहरिया के मौके पर ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म सुरखुरू जो है वो रिलीज़ कर दी है और उसको आप देख भी रहे थे। इसके हवाले से वसीम से जानते हैं। वसीम, सुरखुरू डॉक्यूमेंट्री फिल्म के हवाले से आप हमें क्या बताना चाहेंगे, क्या शेयर करेंगे? देखें जी, जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है, इसका जो समुद्री इन्वायरमेंट है वो बेसिकली सबमरीन ऑपरेशंस के लिए बड़ी फेवरेबल है। इस रीजन में सबमरीन को ढूंढना, जैसे कमोडोर उबैदुल्ला ने भी कहा डॉक्यूमेंट्री के अंदर, ऐसे ही है जैसे कि एक सुई को ढूंढना। मैं इसको और एलेबोरेट करूंगा कि जी कि आप
एक सहरा के अंदर जो कि हज़ारों मील पे है, उसके अंदर रात के अंधेरे में सुई को ढूंढना शायद इजी हो, इस सबमरीन को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। सही। लेकिन हमारी फोर्स अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी जो कि 4 डायमेंशनल फोर्स है, मैं इसको थोड़ा सा वजाहत करूंगा कि हम पानी के ऊपर, पानी के अंदर, हवा में और ज़मीन पे, हम चारों जगह पे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। तो जो हमारा एविएशन का जो स्क्वाड्रन है वो हमारी आंखें, वो हमें आगे देख के बताते हैं कि ये कि व्हाट्स कमिंग। तो ये एविएशन, नेवल एविएशन का एक इंतहाई शानदार कारनामा था कि इस सबमरीन को ढूंढ निकालना। देखिए, जो उस सिनेरियो को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि उस वक्त इंडिया जो है अपने 2 त्यारे पाकिस्तान एयरफोर्स से गिरवा चुका था और वो कोई एडवेंचर करने के मूड में था। बिल्कुल। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका वास्ता जो है पाकिस्तान बहरिया के साथ। पाकिस्तान बहरिया हमेशा की तरह प्रोफेशनल और चौकस थी। बिल्कुल। और हमने सबमरीन को डिटेक्ट किया। मैं आपको बताता चलूं कि जब सबमरीन का जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है, यही उसका एडवांटेज है। सही। लेकिन जैसे ही सबमरीन एक दफ़ा आपने डिटेक्ट कर ली, जो दुश्मन ने आपको डिटेक्ट कर लिया, तो देन इट्स जस्ट अ सिटिंग डक। आप उसको एक बटन पे तबाह कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारी पॉलिटिकल क़यादत और अस्करी क़यादत एक पेज पे थे, बिल्कुल, हमने इसी पीस जेस्चर में उनके पायलट को भी रिलीज़ किया। यही एक एलिमेंट था दुश्मन को बताना, लेकिन मकसद था कि वी आर पीस लविंग बट वी आर केपेबल इनफ। बिल्कुल, हम तैयार हैं, हम जो है वो जाग रहे हैं, लेकिन हम हमले में पहल नहीं करना चाहते, हम जाहरियत में पहल नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ा जज्बा है और इसके लिए बहुत पोटेंशियल चाहिए कि एक दरअंदाजी आप देख रहे हैं, जाहरियत देख रहे हैं, लेकिन फिर भी फ़ैसला करना और ख़ुद पर कंट्रोल करना, जो कि हमने देखा। और शायद वसीम, हम उस इंसिडेंट को इतना जो है उसका बगौर मुताला नहीं कभी कर सकते थे। इस डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म के जो है वो ज़रिए हम समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन थी, किस तरह से उसको टैकल किया गया और किस तरह से हालात को कंट्रोल किया गया। तो कितना ज़रूरी है नौजवानों के लिए कि वो सीखें इस डॉक्यूमेंट्री से। देखिए, जो मैसेज था वो हमने कन्वे कर दिया अपनी एडवर्सरी को, अपने दुश्मनों को। हम दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, पाकिस्तान भी और इंडिया भी। बिल्कुल। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट इस लेवल पे जाता है कि वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन के आने की जो है उम्मीद आ जाती है, तो इस रीजन के लिए, इस इन्वायरमेंट के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए ये ख़तरनाक है। बिल्कुल। तो हमने एज ए पीस जेस्चर मैसेज दिया कि हम इन्वायरमेंट का भी, इस दुनिया का भी और इस पूरी वर्ल्ड का, इस खित्ते के अमन का ख्याल रख रहे हैं। वाह, क्या बात है। और इसी मैसेजेस के साथ जो है वो हम ज़रूर जानेंगे कि हमारे नौजवानों को क्या मैसेज देंगे हमारे तीनों मेहमान, उनको कैसे गाइड करेंगे। वो नौजवान जो पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें कितनी प्रिपरेशंस करनी है, किस तरह से ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनना है और उसके लिए किस तरह से ख़ुद को तैयार करना है। तो एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है। ब्रेक से नाज़रीन जब हम वापस आएंगे, मज़ीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ेंगे। जी, वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। 8 सितंबर पाकिस्तान नेवी का दिन, और ये दिन हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं पाकिस्तान नेवी के जवानों को, उनकी खिदमत पर, और उन तमाम शहदा को भी खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, उन तमाम गाजियों को भी खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं कि जिनकी कुर्बानियों के बदौलत इस मुल्क का दिफा जो है वो मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत बना। तो अपने तीनों मेहमानों से जो है वो हमने कहा था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ सजेशंस लेंगे। सजेशंस होंगी ऐसी कि वो वालिदैन जो अपने बच्चों के लिए ये ख्वाहिश रखते हैं, इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि उनके बच्चे पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करें, तो उन वालिदैन के लिए कितना ज़रूरी है कि वो पहले समझें कि उन्हें क्या करना है, कितनी एफ़र्ट्स करनी है, अपने बच्चों की तरबियत में जज्बा हुब्बुल वतनी और जज्बा जानिसारी किस तरह से इनकलकेट करना है। तो ऐसे में हमारे तीनों मेहमान क्या गाइड करने जा रहे
हैं, किस तरह से वो जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको डिफ़ाइन करेंगे उन नौजवानों के लिए जो कि कन्फ्यूजन में मुब्तला होते हैं, उन वालिदैन को कैसे गाइड करेंगे जो कि ख्वाहिश रखते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर इस मुल्क को सर्व करेंगे, इस मुल्क का नाम रोशन करने में अपना किरदार अदा करेंगे। तो नाज़िश आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी, आपसे मैं जानना चाहूँगी वालिदैन के हवाले से कि वालिदैन बच्चों की तरबियत में किस तरह से जज्बा हुब्बुल वतनी, जज्बा जानिसारी इनकलकेट करें, और अगर वो चाहते हैं, वो ये ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये ख्वाहिश रखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने करना क्या है, कितनी एफ़र्ट करनी है, तो किन ग्राउंड्स पे एफ़र्ट्स करना वालिदैन के लिए ज़रूरी है? हिना, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं ख़ुद भी मदर हूँ और बच्चे का एक तो इंटरेस्ट होता है किसी भी फील्ड को चूज़ करने में। पेरेंट्स का काम ये होता है कि वो उसको पॉलिश करते हैं। अगर जैसे मैं अपने बेटे के हवाले से बात करूँ, एक तो उसका नाम भी मिलिट्री बैकग्राउंड के साथ मिलता जुलता है, सालार उसका नाम है माशाल्लाह। तो उसका ही नाम का उसकी शख्सियत पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी है। ही वांटेड टू जॉइन द फोर्सेस, तो मैं उसको फिज़िकली तो वो माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है, आई वांट कि वो मेंटली भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हो। बिल्कुल, क्योंकि आपने हथियार को चलाना सीख लेना है, बट जो मेंटल ग्रोथ है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही, वो कहते हैं ना कि इफ़ यू कॉन्कर द माइंड ऑफ पीपल यू विल कॉन्कर द वॉर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग करें आप, फिज़िकली भी, और प्लस जो हमारे कौमी हीरोज़ हैं, स्पेशली इकबाल, अगर हम अल्लामा इकबाल की पोइट्री को पढ़ें तो वो आपके अंदर ऐसा जोश और वलवला पैदा करता है जिसको समहाउ हमने थोड़ा सा निगलेक्ट कर दिया है। बिल्कुल। तो आई थिंक कि पेरेंट्स शुड टेल द चिल्ड्रन अबाउट द हिस्ट्री और उन हीरोज़ की ज़िंदगियों से हमें अपने बच्चों को लेसन लर्न करवाना है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स की तवज्जो और उनकी राइट डायरेक्शंस, बच्चे का एप्टीट्यूड देखते हुए आप उसको गाइड कर सकते हैं, और शुरू से ही आप बच्चे का जो है ना, वो जो भी वो बनना चाहता है उसको उसकी अकॉर्डिंगली उसकी हैबिट्स के साथ लेकर चलें। बिकॉज अगर आप अपनी मर्जी करना चाहेंगे तो क्लैशेस हो जाते हैं, फिर बच्चा डी ट्रैक हो जाता है। तो इसके लिए इफ़ यू वांट टू जॉइन द फोर्सेस, स्पेशली नेवी, तो अकॉर्डिंगली आप अपने माइंड को भी उसी तरह से प्रिपेयर करें। बिल्कुल, मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ को भी जो है वो मद्देनजर रखना है, और पेरेंट्स ने उसके लिए भी एफर्ट करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके लिए क्या एफर्ट ज़रूरी है फिजिकल फिटनेस को बरकरार? फिजिकल फिटनेस जैसे आजकल के दौर में आप देखते हैं कि मोस्टली बच्चे जो हैं वो मोबाइल्स के साथ या टैब्स के ऊपर ज़्यादातर आप उनको, बट मेरा ये ख्याल है कि जो फिजिकल फिटनेस होती है उसके लिए आप गेम्स में बच्चों को पार्टिसिपेट करें। कोई एक गेम बच्चे को ज़रूर आप खिलाएं। बच्चों को अगर आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं तो आप उनको राइडिंग करवाएं। गोल्फ के अंदर आप बच्चों को कर सकते हैं, परसू कर सकते हैं अपना कैरियर उसके साथ, क्योंकि जब आप सोशल इस तरह से फिजिकल एक्टिविटीज़ में होते हैं तो आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स भी बनते हैं। फिर नाउ यू लर्न बेटर कि आप रादर के घर में बैठ के आप कहेंगे, मेरा ज़ाती ख्याल ये कि आप जब बाहर निकलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप सीखते हैं। आप अपनी एक दुनिया में जब आप रहते हैं तो यू विल नॉट फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज दुनिया में आपने बाहर निकलना है, बिल्कुल, यू हैव टू फेस मैनी थिंग्स, मैनी डिफिकल्टीज। बिल्कुल। तो इसलिए शुरू से ही बच्चों को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट भी करें, चेक रखें। वो कहते हैं ना, शेर की नज़र होनी चाहिए, लेकिन ये है कि थोड़ा सा उनको प्रॉपर्ली गाइड करके, बिल्कुल चेक एंड बैलेंस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए वालिदैन की जानिब से। अब हम जो है वो हसीब से जानेंगे कि नौजवानों को क्या करना है, स्पेशली सिलेक्शन प्रोसीजर के हवाले से उनका अवेयर होना कितना ज़रूरी है। जी, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट मोड्स ऑफ इंडक्शन है पाकिस्तान नेवी में। पहला तो एक ये है कि जो एफएससी की बेस पे होता है। ठीक। एफएससी में एक क्राइटेरिया है कि आपको 60% मार्क्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, और उसके बाद फिर कुछ फिज़िकल क्राइटेरियाज़ हैं कि आपकी हाइट, आपकी बिल्ड वगैरह के हिसाब से उनको आप मीट करें। देन उसके बाद जो है वो एक प्रोसीजर है, इनिशियल रजिस्ट्रेशन होती है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है आपका, और फाइनल इंटरव्यू, और ISSB जो इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है वो 5 दिन जो है वो आप वहाँ पर जो है डिफरेंट इवेल्युएशन से गुजरते हैं। तो ये सारा एक प्रोसीजर है आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का। इसके अलावा एक और मोड ऑफ इंडक्शन है कि अगर आप किसी स्पेशलाइज फील्ड में आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया तो ग्रेजुएशन की बेस पे भी जो है वो पाकिस्तान नेवी जो है वो इंडक्ट करती है। ठीक। आपने किसी भी फील्ड में जो है अगर ग्रेजुएशन की हुई है, उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, तो उस बेस पे भी जो है ये नहीं है कि आपने FSC पे जो है अगर आपने टाइम गुजार लिया तो आप नहीं ज्वाइन कर सकते। आप ग्रेजुएशन की बेस पे भी जो है
पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अपनाएं, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल जब आप अपनाएंगे तो वो फिज़िकली तो आप फिट रहेंगे, उसके अलावा आपकी मेंटल ग्रोथ और ये तमाम चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। बिल्कुल। सेकेंडली वालिदैन के लिए मेरा ये पैगाम है कि अपने बच्चों को जो हैं कौमी हीरोज़ जो हमारे हैं उनकी हिस्ट्री बताएं, जज्बा हुब्बुल वतनी उनके अंदर उजागर हो ताकि वो आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करें, आगे बढ़ें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत करें और नौजवान ख़ुद भी अवेयर रहें, जैसे कि हसीब से हम जान रहे थे। लेकिन बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं वसीम साहब कि जो नौजवान नस्ल है वो जहाँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल उनके अंदर भरा हुआ है और वो कुछ करना चाहते हैं, ये जुस्तजू है, ये अज़्म है, वहीं वो बहुत जल्दी दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं। हमने एक बार अप्लाई किया, दूसरा चांस हमें मिला, लेकिन हमारी सिलेक्शन नहीं हो सकी। इसको भी वो बहुत ज़्यादा जो है अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि शायद अब हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि नौजवान नस्ल को ये सोचना है कि किसी भी प्रोफेशन का इंतखाब करके वो अपने मुल्क को, कौम को सर्व कर सकते हैं। तो ऐसे जो है वो कॉन्सेप्ट किस तरह से हम बच्चों की तरबियत में इनकलकेट करें? देखिए, इस जैसे कि लेफ्टिनेंट हसीब ने इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि मुख्तलिफ मोड ऑफ सिलेक्शन हैं हमारी, और सिलेक्शन प्रोसेस को बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने डिफाइन किया। देखिए, नौजवान ने जब अप्लाई किया और उसकी सिलेक्शन नहीं होती, मैं इसमें आपको अपना पर्सनल जो है वो एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मेरा बैकग्राउंड में कोई भी फोर्सेस में नहीं है। आई एम द फर्स्ट वन। अच्छा, माशाल्लाह। तो एक आम जो लोगों के जहन में है कि शायद फ़ौजियों के बच्चे ही फ़ौज ज्वाइन करते हैं, या शायद आपको कोई तगड़ी सिफारिश चाहिए होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस सिलेक्शन प्रोसेस पे, स्पेशली जो आर्म फोर्सेस का सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके बारे में मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि जी इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन देखें, आप ये देखते हैं कि बचपन में बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है, बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, हज़ारों में, लाखों में लोग अप्लाई करते हैं, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं नेवी की बात करूं, 40 से 50 लोग हर 6 महीने बाद सिलेक्ट होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जी कि बाकी के जितने भी हज़ारों लोग हैं जो रिजेक्ट हो गए हैं, या मैं इसको रिजेक्ट का वर्ड तो मेरे ख्याल में इसके लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, वो इस खासकर नेवी के लिए जो सूटेबल नहीं इस सिलेक्शन प्रोसेस ने उनको समझा, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो इस से दिल बर्दाश्ता हो जाएं या वो यूजलेस हैं, नथिंग लाइक इट। हर बंदे का अपना रोल है इस मुल्क की तरक्की में, हम सब ने अपना रोल अदा करना है, सिर्फ फौज नहीं है। इसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इवन एक रेडी वाले से लेके एक बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, फौज, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, हर इवन मीडिया का बड़ा रोल है इसमें। इस मुल्क के आजकल के दौर में जब एक देखें कि 4th जनरेशन वॉरफेयर चल रही है, हो सकता है हम अपनी ज़िंदगी में अब जो कन्वेंशनल वॉर है, जो तलवारों से गुजरती हुई, बंदूकों से, तोपों से होती हुई, वैसी वॉर हम ना देख सकें। अभी हमें 4th जनरेशन वॉर की तरफ है। तो हर बंदे का अपना रोल है। मीडिया ने अपना रोल अदा करना है, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपना रोल अदा करना है। तो आपकी अगर सिलेक्शन नहीं हुई तो आपको डिसार्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जिस भी प्रोफेशन में जाएं, आप अपना बेस्ट पुट करें और इस मुल्क के लिए जहां भी आप मौजूद हैं अपनी कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि ये सोच हम पैदा करें अपनी यूथ के अंदर, ताकि वो इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस माशरे के अमन इस्तेहकाम के लिए और इस मुल्क का नाम रोशन करने के लिए अपना किरदार अदा करें। CPAC के हवाले से हम बात नहीं कर पाए, तो वसीम साहब CPAC में किस तरह से जो है वो इसको प्रमोट करने में, इसको काम करने में किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान नेवी? मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा जो है हमारे पास टाइम है, हम इसको भी ज़रूर डिस्कस करें। देखिए, जो किसी भी आर्म फोर्सेस का रोल है वो वाज़े तौर पे आप अगर हम हिस्ट्री में डिस्कस करें कि जी ऑपरेशन द्वारका था, उसके ऊपर हमारे दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की, हमने उसको नाकाम बनाया। इंडियन एयरफोर्स ने इंग्रेस करने की कोशिश की, हमने उनके जहाज़ मार गिराए, इंडियन सबमरीन आई, हमने उनको, ये आर्म फोर्सेस का रोल तो आपको नज़र आता है। मैं स्पेशली नेवी के हवाले से बताना चाहूँगा कि जो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो हमारे जो तजारती रास्ते हैं, खासकर जो सी का रूट है, उसको क्लियरेंस देना, ये नेवी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस एरिया रीजन के अंदर सिक्योरिटी, सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कि हमारी ट्रेड जो है चलती रहे। पाकिस्तान की जब ऐसे दुनिया की ट्रेड के हवाले से भी मैं अगर बात करूँ तो 90% से ज़्यादा जो आपकी ट्रेड है वो सी के ज़रिए हो रही है। अगर आप ये ट्रेड के रास्तों को महफूज नहीं बनाएंगे, इस एरिया को सिक्योर नहीं करेंगे, तो आपकी मुल्क की इकॉनमी नहीं चल सकती। बिल्कुल। अब स्पेशली CPAC आने के बाद जब इस रीजन में ये तजारत और ये वैसे भी हमारे जो ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन है हमारे रीजन में बहुत ज़्यादा है,
तो इस सारे सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए नेवी का एक अहम रोल है। सही। नेवी उसी लिहाज से अपने आप को गेयर अप कर रही है। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर टू मच गेयर्ड अप, और हम ये CPAC के जो चैलेंजेस हैं उसको बड़े आसान तरीके से निभाने के लिए इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इसी के साथ आप सबसे गुजारिश है कि कोई मैसेज अगर हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। वसीम साहब, आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। देखिए, मैसेज वही, मैं फिर दोबारा उसी पे आऊँगा कि आप एज ए यंग जनरेशन आपने अपना किरदार अदा करना। आप जिस जगह पे भी मौजूद हैं, आप फोर्सेस में हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप मीडिया में हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में मौजूद हैं, आप अपनी तरफ से इस मुल्क को देने की कोशिश करें। सही। आप ये ना सोचें इस मुल्क ने हमें क्या दिया, इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल। ये उन लोगों से आप पूछें जिन लोगों ने आज़ादी या इस मुल्क को आज़ाद होते हुए देखा है। मेरे दादा जो हैं वो उन्होंने माइग्रेट किया था, उनसे जब स्टोरियाँ सुनते थे तो हमारे भी आंसू निकल जाते थे कि जो जनरेशन ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमें उसको आगे लेके चलना है, और अपना हर बंदे ने अपना किरदार अदा करना। बहुत खूबसूरत पैगाम। नाज़िश, आपका पैगाम लड़कियों और ख़वातीन के लिए होना चाहिए। बिल्कुल जी, मैं अपना पैगाम इकबाल के एक शेर से देना चाहूँगी, स्पेशली यूथ के लिए। नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। बेशक। तो वट एवर द प्रोफेशन यू चूज़, आप उसके अंदर डेडिकेशन, कमिटमेंट और अपनी फुल कंसंट्रेशन के साथ आप निभाएं उसको। और इस मुल्क ने जो दिया है, हम इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट ये अपनी एफर्ट्स देकर ही कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड आई एम श्योर कि जो ख़वातीन जिस भी फील्ड में, इवन अगर वो घर पे भी हैं, तो वो एक ऐसे माशरे को परवान चढ़ा रही हैं। वो न्यूटन का है कि आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। तो आई थिंक एवरीबॉडी इज़ कंट्रीब्यूटेड ब्यूटीफुली इन दिस कॉज। बहुत ही खूबसूरत बात की आपने और बहुत अच्छा पैगाम दिया। हसीब, आपका क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि इकबाल का जो शेर है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो यही बात कहना चाहूँगा कि आप जिस फील्ड में जो है अपनी परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली इस कोविड के एनवायरनमेंट में जो हमारे डॉक्टर्स ने जो रोल सरअंजाम दिया, तो जिन फील्ड्स ऑफ लाइफ में आप अपना बेस्ट पुट अप करते रहें, अल्लाह ताला ने हर शख्स को जो है किसी मकसद के लिए चुना है। डेफिनेटली। हमें पाकिस्तान नेवी में अगर, तो आप अपनी आवाज़ और अपने मीडिया के थ्रू जो है आप पॉजिटिव इमेज जो है वो पाकिस्तान का क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यही सबको मैसेज देना चाहूँगा कि बी पॉजिटिव और अपनी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस पे जो है वो पूरा भरोसा रखें। वी आर एवर रेडी टू रिस्पॉन्ड, और दुश्मन जब भी इस मुल्क पे अपनी मैली निगाह डालेगा तो हम उसकी आंखें निकालने के लिए हमेशा तैयार हैं। वाह, क्या बात है। बहुत खूबसूरत पैगाम। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा आप सबसे जान के, आप सबसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, जिसमें हमने पाक बहरिया का दिन मनाया। और इस दिन को मनाने का मकसद, जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, कि पाकिस्तान नेवी को खराज अकीदत पेश करना, खराज तहसीन पेश करना, उनके किरदार को सराहना है, उनके किरदार को जानना है, और साथ ही साथ अपने गाजी और शहदा को भी खराज अकीदत और सलाम पेश करने का आज दिन है। हमने भी जो है वो ट्रिब्यूट पेश किया पाकिस्तान नेवी के किरदार को, और आपसे इजाज़त चाहने का वक्त है। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह की के बाद।